सोचो एक दिन आपकी आंख खुले और आपको पता चले कि 100 साल बीत चुके हैं। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत हर्षल और सैरा नाम के एक कपल से होती है जो साल 1919 में यूरोप से अपनी जान बचाकर अमेरिका भाग आते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि एक दिन वो अपनी कब्र के लिए पैसे जमा कर सके। हर्षल को अचार फैक्ट्री में नौकरी मिलती है जहां उसे 10 चूहे मारने के लिए 1 सेंट मिलता था। दोनों मेहनत करते हैं और आखिरकार 2 कब्र खरीद लेते हैं ताकि मरने के बाद वो दोनों साथ रह सके। कुछ समय बाद सैरा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब हर्षल एक अचार के बड़े ड्रम में गिर जाता है और उधर सरकार बड़ी बीमारी की वजह से फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर देती है। ड्रम ढक दिया जाता है और वो अंदर 100 साल तक फंसा रहता है। वक्त गुजरता है पर कोई उसे निकालने नहीं आता। फिर 100 साल बाद 2 लड़के फैक्ट्री में ड्रोन उड़ाते वक्त गलती से ड्रम का ढक्कन खोल देते हैं। तभी अचानक हर्षल ड्रम से बाहर निकला और उसे देख वो 2 लड़के डर जाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि 100 साल बाद भी हर्षल अभी भी जिंदा था। उसकी कहानी पूरी शहर में छा जाती है और एक कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट बताते हैं कि वो अभी तक जिंदा कैसे रहा। फिर हर्षल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां चेकअप के बाद पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं और पता चलता है कि उसका पूरा परिवार मर चुका है, बस उसका एक परपोता बेन जिंदा है। बेन ब्रुकलिन में रहता है और अपने परदादा को लेने के लिए खुशी खुशी आता है। हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों एक जैसे दिखते थे। जब हर्षल हॉस्पिटल से बाहर निकला तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और गाड़ियां देखकर चौंक जाता है। जब दोनों बेन के घर पहुंचते हैं, हर्षल उसके घर को देख और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में जी थी। बेन उससे कहता है कि वो जितना दिन चाहे वहां रह सकता है, पर हर्षल उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। हर्षल की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है जब वो शेल्जर वाटर पीता है जो उसके जमाने में सिर्फ राजा महाराजा पिया करते थे। फिर बेन एलेक्सा से एक पुराना गाना बजाता है और दोनों मिलकर खुशी से नाचने लगते हैं। कुछ समय बाद हर्षल बेन से पूछता है कि वो क्या काम करता है, लेकिन बेन जब कहता है कि वो ऐप बनाता है तो हर्षल को कुछ समझ नहीं आता। बेन समझाता है कि वो पिछले 5 सालों से वूप पॉप नाम की एक ऐप बना रहा है जिसमें वो सामान खरीदने से पहले चेक कर सकते हैं कि कंपनी भरोसे लायक है कि नहीं। जब हर्षल दीवारों पर कोई फैमिली फोटोज नहीं देखता तो बेन उसे एक फैमिली फोटोज एल्बम दिखाता है जिसे देखकर हर्षल भावुक हो जाता है। उसे सैरा का फोटो दिखता है और पता चलता है कि उसका एक बेटा था। जब वो बेन से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो बेन कहता है कि वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर अगले दिन दोनों अपने फैमिली के कब्र पे गए जहाँ हर्षल सैरा के कब्र का बुरा हाल देखकर रो पड़ता है। तभी वहाँ कुछ लोग उनके कब्र के ऊपर रशियन शराब का बोर्ड लगा रहे होते हैं। ये देखकर हर्षल को उन्हीं रशियन फौजियों की याद आ गई जिनसे बचकर वो अमेरिका आए थे। फिर गुस्से में हर्षल उन लोगों को बोर्ड हटाने को कहता है, पर जब वो लोग नहीं सुनते तो हर्षल उन पर हमला कर देता है। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है और खुद पिट जाता है। फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद बेन काफी पैसे देकर अपनी और हर्षल की बेल करवाता है। उस दिन बेन अपने इन्वेस्टर से मिलने जाता है जो उसकी ऐप में पैसे लगाने वाले थे, लेकिन उसे ये सुनकर झटका लगता है कि उसके गिरफ्तारी की वजह से कोई इन्वेस्टर उसकी ऐप में पैसे नहीं लगाने चाहते। बेन घर लौटकर हर्षल को दोष देता है कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी बिगड़ गई। हर्षल बेन को कहता है कि ये ऐप छोड़ के उन्हें एक अचार का बिजनेस शुरू करना चाहिए। तभी गुस्से में बेन कहता है कि अगर परदादी यहाँ जिंदा होती तो कहती कि क्या बेवकूफ पति मिला है मुझे। ये सुनकर हर्षल फैसला करता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा और अपने मरे हुए रिश्तेदारों का नाम रोशन करेगा। फिर वो बेन को इस परिवार पर कलंक है ये कहकर निकल जाता है। इसके बाद वो किराने की दुकान से खीरे खरीदने जाता है, पर वो बहुत महंगे होते हैं। तभी वो देखता है कि दुकान के बाहर कूड़े में पैकेट में बंद खीरे पड़े हैं। वो उन्हें ले आता है और वैसे ही शहर के कई कूड़ों से अचार बनाने की सारी जरूरी चीजें इकट्ठा करता है। फिर वो एक रेड़ी पर नमक और बारिश का पानी मिला के खीरे का अचार बना लेता है। इसके बाद वो रास्ते के किनारे एक छोटा सा अचार का ठेला लगाता है। फिर हर्षल अपना पहला डिब्बा $4 में बेचता है क्योंकि उसने कोई केमिकल्स नहीं डाले और किराने की दुकान से सस्ते दाम पे बेच रहा था, तो उसके कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। वो लोगों से कहता है कि डब्बे खत्म होने के बाद वो डब्बे वापस ले आए और अचार भरकर ले जाए। इस वजह से लोग उसे समझने लगते हैं कि वो पर्यावरण का भी ध्यान रखता है।
इसके बाद उसके कस्टमर्स सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे उसका बिजनेस और तेजी से बढ़ता है। जब बेन अपनी नई ऐप के आइडिया पर काम कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि हर्षल का बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। ये सुन के बेन को जलन होने लगती है। एक दिन बेन हेल्थ डिपार्टमेंट में कंप्लेन करता है कि हर्षल कूड़ेदान से उठाए गए सामान से अचार बना रहा है। इस वजह से उसका बिजनेस बंद हो जाता है और उसे $12,000 का फाइन लगता है। अब हर्षल के पास कुछ नहीं बचा था कि तभी उसके 2 कस्टमर्स उसे सलाह देते हैं कि उसे इंटर्न्स रख लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं देने पड़ते और काम भी हो जाएगा। हर्षल को ये आइडिया पसंद आता है। फिर वो कुछ इंटर्न्स को काम पे रखता है और जल्द ही वो हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों के तहत अचार बनाने लगे और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसे हामी भी दे दी। फिर अपने इंटर्न्स की मदद से वो अपना बिजनेस वापस खड़ा करता है और कुछ ही समय में हर्षल इतने पैसे कमा लेता है कि वो बोर्ड को खरीदकर हटा सके। इसी बीच बेन देखता है कि जो लोग उसकी ऐप में इन्वेस्ट करने वाले थे वो अब हर्षल के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तभी हर्षल अपनी जीत दिखाने के लिए बोर्ड का पोस्टर बेन के घर ले आता है। वो बेन से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि आखिर में वो दोनों एक फैमिली है। लेकिन बेन को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वो चाहता है कि हर्षल बस यहाँ से चला जाए। बातों बातों में हर्षल पोलैंड के लोगों को बेवकूफ कह देता है। ये सुनकर बेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और हर्षल को ट्विटर अकाउंट बनाने का आइडिया देता है। उस रात हर्षल ट्विटर पर औरतों, धर्म और शादी जैसे मुद्दों पर अपनी साल 1919 वाली पुरानी सोच लेके ट्वीट्स किए, जिससे नाराज होकर कई लोग उसके बिजनेस को बॉयकॉट करने के लिए कहते हैं और उसके इंटर्न्स भी उसका साथ छोड़कर प्रोटेस्टर के साथ मिल जाते हैं। इसके बाद भी हर्षल अपने विचारों पर अड़ा रहा। धीरे धीरे पुरानी सोच वाले उसको सपोर्ट करने लगे। फिर एक दिन उसको एक कॉलेज प्रोफेसर के साथ डिबेट के लिए बुलाया गया। तभी बेन भेष बदलकर हर्षल से क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूछता है। इस पे हर्षल कहता है कि वर्जिन मैरी ने क्रिश्चियन धर्म अपने फायदे के लिए बनाया है, क्योंकि वो अपने नाजायज रिश्ते को बस छुपाना चाहती थी। और हर्षल सबको जो जीसस में यकीन रखते हैं उन्हें बेवकूफ भी कह देता है। इस कमेंट के बाद जो लोग अब तक उसका साथ दे रहे थे वो भी उसे दौड़ा दौड़ा के पीटने लगे। फिर हर्षल किसी तरह अपनी जान बचाकर एक गली में छुप जाता है। रात को वो न्यूज पर देखता है कि सरकार हर्षल को यूरोप वापस भेजने की तैयारी कर रही है। उन्होंने हर्षल पर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आने का इल्जाम लगाया था। अब बिना किसी रास्ते के हर्षल बेन के पास मदद मांगने जाता है। वो कहता है कि वो जंगल से होकर कनाडा जाके अपना बिजनेस शुरू करेगा। तो आखिरकार बेन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और फिर वो दोनों जंगल से होकर कनाडा जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बेन को हाथ में चोट लग गई तो हर्षल अपने कपड़े को फाड़कर उसके घाव को बांध देता है और फिर रात को वो ठंड में उसे गले लगाता है। अगली सुबह वो लोग कनाडा के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं कि तभी वहां फौजी दिखाई देते हैं तो दोनों छुप जाते हैं। तभी बेन को हर्षल के लिए बुरा लगने लगता है और वो बताता है कि उसने ही क्रिश्चियन धर्म वाला सवाल पूछा था ताकि वो उसका बिजनेस बर्बाद कर सके। बेन को उम्मीद होती है कि हर्षल उसे माफ कर देगा, लेकिन उसके बदले हर्षल उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। बेन बेहोश हो जाता है और यही हलचल सुन के फौजी उनकी ओर आने लगते हैं। हर्षल छुप जाता है और बेन के बैग में से रेजर और कपड़े निकालता है। वो तुरंत दाढ़ी काट के बेन का भेष बनाकर वहाँ से बचकर निकल जाता है। तभी ऑफिसर बेन को हर्षल समझकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद बेन पर केस चलता है, लेकिन जब वो कहता है कि वो हर्षल नहीं है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिरकार बेन को हर्षल की जगह यूरोप में एक गांव में छोड़ दिया जाता है। यहाँ बेन अकेला पड़ गया एक अजनबी शहर में जहाँ कोई इंग्लिश नहीं बोलता था। आखिर में वो एक मंदिर में पहुँचता है और वहीं रहने का फैसला करता है। इसी बीच हर्षल को अपने परपोते के लिए बुरा लग रहा था। वो बेन के घर जाता है और फैमिली फोटो एल्बम देखने लगता है। तभी उसे एक ड्राइंग मिलती है जो बेन ने बचपन में अपने माता पिता के लिए बनाई थी। तभी हर्षल को पता चलता है कि बूप और बॉब बेन के माता पिता के पेट नेम्स थे। वो समझ जाता है कि बेन हमेशा से अपने माता पिता का सम्मान करना चाहता था और हर्षल को बुरा लगता है कि उसने बेन को गलत समझा। उधर मंदिर में लोग बेन को अपने गुजरे हुए परिवार वालों के लिए प्रार्थना करने को कहा। प्रार्थना के दौरान बेन बहुत भावुक हो जाता है। तभी हर्षल अचानक उसके सामने आता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। हर्षल कहता है
कि बेन के माता पिता उस पर जरूर गर्व करते होंगे। आखिर में बेन मान जाता है और फिर दोनों एक तालाब के पास घूमने गए जहां हर्षल और सारा जाया करते थे। यहाँ वो दोनों फिर से एक अचार का बिजनेस शुरू करने का फैसला करते हैं। आखिर में दोनों ब्रुकलिन वापस लौट आते हैं और सारा के कब्र पर फूल चढ़ाते हैं।